हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मैं हूं आपका होस्ट अमन बहल। बाय प्रोफेशन एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूं। इन क्लासेस के जरिए आपको इंग्लिश को कैसे टैकल करना है एग्जाम्स की, ये आपको सिखाता हूं। आज सुबह का फर्स्ट आर्टिकल पढ़ने वाले हैं द हिंदू का, अ पेरिलस स्टेलमेट इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ रशिया यूक्रेन वॉर पे। अब एक बीरबल की खिचड़ी जैसी वॉर हो गई है ये, जिसका अंत किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। शुरू करने से पहले आपको क्विज दिखाएंगे आज का। आप जो इस क्लास में सीखेंगे, देखो सिर्फ ट्रांसलेशन हम नहीं करते हैं, इंटरेक्टिव क्लास है। ग्रामर, वोकैबलरी, वन वर्ड्स, ईडियम्स, बहुत चीज़ें इसमें आ जाएंगी। सबकी सब चीज़ें इस क्विज पे आपको अप्लाई करनी है। क्लास के लास्ट में इस क्विज का मैं आपको सोल्यूशन करवाऊंगा। शुरू करते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहा है अ डेंजरस स्टेलमेट। देख रहे हो वर्ड्स मोटे मोटे, आज काफ़ी हैवी वर्ड्स यूज़ किए हैं इसने वोकैब के, तो थोड़ा सा अपने को ध्यान वोकैब पे एक्स्ट्रा देना है। पहले स्टेलमेट नाम के वर्ड को समझो। देखो चेस आपने खेली होगी, कभी कभी चेस में क्या होता है, दोनों तरफ के खिलाड़ियों का सिर्फ राजा रह जाता है, यानी कि किंग। बाकी गधे, घोड़े, कुत्ते, सब जानवर मर गए, है ना। जितने भी चेस के अंदर जो कैरेक्टर्स थे सब खत्म हो गए। अब इस सिचुएशन को बोलते हैं स्टेलमेट, क्योंकि किंग जो है ना, कभी किसी दूसरे किंग को चेस जो है चेक दे करके, शह दे करके हरा नहीं सकता। तो सिचुएशन हो गई है ड्रॉ जैसी, ना यहाँ पे जीत ना किसी की हार। इंग्लिश में बोलते हैं स्टेलमेट। कह रहा है एक ऐसा ही पेरिलस सा स्टेलमेट रशिया और यूक्रेन के बीच में हो गया है। अब ये पेरिलस क्या होता है? पेरिलस का मतलब होता है डेंजरस, यानी कि खतरनाक। स्टेलमेट बहुत ही खतरनाक है पूरी दुनिया के लिए। आ गई बात समझ में? वर्ड्स थोड़े हैवी हैं इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ। स्टेलमेट नाम का वर्ड आपने देख लिया, अब इसके सारे सिनोनिम्स आपको दिखा रहा हूँ। एक ही मीनिंग रखते हैं गतिरोध का। स्टेलमेट, डेडलॉक, स्टैंड स्टिल, स्टैंड ऑफ, ग्रिड लॉक और इम्पास, सबका मतलब स्टेलमेट यानी गतिरोध। पेरिलस का मतलब होता है खतरनाक, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये वर्ड बना है पेरिल से। पेरिल और डेंजर दोनों नाउन्स हैं, दोनों का मतलब होता है खतरा, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। जब नाउन से एडजेक्टिव बनाया तो पेरिल से बन गया पेरिलस, डेंजर से बन गया डेंजरस, यानी कि खतरनाक। इसको फ्रॉट या प्रिकेरियस भी बोलते हैं। तो ऐसे नाउन और एडजेक्टिव को कनेक्ट करके आपको चलना है। चलो आगे बढ़ेंगे। अब एक काम करते हैं, इसके अपने टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कम्युनिकेशन लाइन्स बिटवीन मॉस्को एंड कीव शुड बी केप्ट ओपन। कह रहे जो कम्युनिकेशन की लाइंस है, अब ये क्या होती हैं भाई? बातचीत का रास्ता। कह रहा बातचीत का जो डायलॉग का रास्ता है ना, लाइंस में है। और किस किस के बीच में? रशिया और यूक्रेन के बीच में, यानी कि मॉस्को और कीव के बीच में। कह रहा इन लाइंस को रखा जाना चाहिए पैसिव वॉइस लगा करके, शुड बी प्लस में V3। और क्या रखा जाना चाहिए भाई? क्या कीप किया जाना चाहिए? इनको रखा जाना चाहिए ओपन, यानी कि खुला। तो कितनी भी इनके बीच में जंग हो जाए, लेकिन कम्युनिकेशन जारी रहे। जिस दिन कम्युनिकेशन खत्म हो गया, ये जंग एक खतरनाक मोड़ ले लेगी। समझ में आ गई बात? कम्युनिकेशन लाइन सब्जेक्ट है ग्रीन कलर में, पिंक कलर में इसकी वर्ब है शुड बी केप्ट। शुड बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, मॉडल के साथ में बी लगा करके V3 आ जाए तो मतलब पैसिव वॉइस लगा हुआ है। बेसिक में आप सीख चुके हो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सारी वोकैब को एक साथ दिखा रहा हूँ पूरे आर्टिकल की, ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सकें। आ जाओ वोकैब शीट पे। और हाँ, उसी के साथ ये एग्जाम्स की तैयारी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मॉक टेस्ट लगाना। अगर मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो तो लास्ट मोमेंट तक आपको पता ही नहीं होगा मैं कहाँ खड़ा हूँ और मुझे कहाँ इंप्रूव करना है। और मॉक टेस्ट के लिए मैं सभी को रेकमेंड करता हूँ टेस्टबुक.com। अब ये सिर्फ प्रमोशन के लिए नहीं है, मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन है। मैं वही चीज़ें प्रमोट करूँगा जो मैं खुद भी यूज़ करूँगा। टेक्स्टबुक की एक ही खूबी है, सारे एग्जाम्स का एक सिंगल पैकेज इन्होंने बनाया हुआ है, अफोर्डेबल। 45,000 मॉक टेस्ट इसमें आपको मिल जाते हैं। अब इसमें SSC, बैंकिंग, स्टेट एग्जाम्स अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है, एक ही पैकेज में सारे एग्जाम्स कंबाइंड है। और जब इतने सारे मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं ना, तो मुश्किल, आसान, मॉडरेट, हर तरह के क्वेश्चंस आपको तैयार करने का मौका मिलता है। अब ये पूरा पैकेज 45,000 मॉक टेस्ट का अवेलेबल है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ 499 में, 3 साल की वैलिडिटी के साथ 699 में। लेकिन ये प्राइसेस पे नहीं करनी है, आपको यूज़ करना है कूपन कोड YT10। जैसे ही इसको लगाओगे 1 साल का मिलेगा 400 में, 3 साल का मिल जाएगा 560 में। कमेंट सेक्शन में लिंक डाल रहा हूँ टेक्स्टबुक का, कोड लगा के फ़ायदा जरूर उठाएं। चलिए प्रिकेरियस, अभी बताया मैंने आपको डेंजरस का सिनोनिम है फ्रॉट, डेंजरस, पेरिलस, शेकी, अनस्टेबल, एक और वर्ड है डाइसी, सब इसके सिनोनिम्स हैं। ये प्रिकेरिटी से बना है, प्रिकेरिटी का मतलब होता है खतरा, ठीक है। प्रिकेरिटी से प्रिकेरियस एडजेक्टिव।
द वर्ल्ड इज इन अ प्रिकेरियस स्टेट अमिड एवर म्यूटेटिंग वेरिएंट्स ऑफ द वायरस। दुनिया आज एक खतरनाक अवस्था में है, प्रिकेरियस स्टेट में है, और किसके चलते? अमिड का मतलब होता है इस चीज़ के चलते या इस चीज़ के बीचों बीच। तो इस चीज़ के बीचों बीच या चलते जो है लगातार एवर म्यूटेट होने वाला वेरिएंट इस वायरस का। तो वायरस क्या बार बार अपनी फॉर्म बदल रहा है, कभी ओमिक्रॉन, कभी डेल्टा क्रोम। तो इस तरीके से दुनिया खतरनाक स्टेट से गुजर रही है। तो ये वर्ड आप समझ गए हैं, पेरिलस इसका सिनोनिम आप देख चुके हैं। चलिए अगला वर्ड है स्टेलमेट। अभी ब्रेक करके आपको बताया सब जानवर मर गए चेस में, गधे घोड़े कुत्ते, रह गए राजा। दोनों राजा एक दूसरे को बस आंख दिखाएंगे, ना गेम में हार होगी ना जीत होगी। इसी को बोलते हैं स्टेलमेट, गतिरोध, या ये बाकी के सिनोनिम्स। इंडिया एंड चाइना आर ट्राइंग टू ब्रेक द स्टेलमेट ऑन द बॉर्डर इशू। इंडिया और चाइना कोशिश कर रहे हैं स्टेलमेट को ब्रेक करने की, गतिरोध को ख़त्म करने की बॉर्डर के इशू पे। बड़ा आसान सा वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है रील फ्रॉम या रील अंडर। अब इसको इमेजिन करो आप। देखो रील का मतलब होता है लड़खड़ाना। अब इसको इमेजिन करो ताकि ये वर्ड ज़िंदगी भर याद रहे। आप उठा सकते हो मान लो 10-12 किलो, ठीक है, 50 किलो आपका वजन है। अचानक से आपके ऊपर मैं 25 किलो वजन रख दूँ और आपको बोलूँ भाई चल के वहाँ तक रख के आओ इसको, तो आप मेरे कहने पे रख तो आओगे, लेकिन क्या लड़खड़ाते हुए जाओगे, रील करते हुए जाओगे उस वजन के नीचे। समझ में आ रही है बात? तो रील फ्रॉम या रील अंडर एक ही बात है, दोनों फ्रेजल वर्ब्स। किसी चीज़ के नीचे लड़खड़ाना, किसी चीज़ की वजह से मुश्किल हालात से गुजरना कहलाता है रील फ्रॉम या रील अंडर। बात समझ में आ रही है ना? लड़खड़ाने से रील बोलते हैं, तो वहीं से पूरी फ्रेजल वर्ब बनी हुई है। आवर इकॉनमी इज स्टिल रीलिंग फ्रॉम या रीलिंग अंडर द कोविड-19। हमारी अर्थव्यवस्था अभी भी लड़खड़ा रही है कोविड-19 के अंडर। फॉल्टर और स्टैगर दोनों ही लड़खड़ाने के सिनोनिम्स हैं, इस वर्ड के सिनोनिम बन जाते हैं। आगे बढ़ो नेक्स्ट वर्ड पे। वोकैब याद करने का तरीका यही है, वोकैब को इमेजिन करो, वर्ड्स को अपनी डेली रूटीन से कनेक्ट करो। रोज़ क्लास में आओगे तो ये काम मैं आपको करवा देता हूँ। रिटोरिक, रिटोरिक क्या होता है? जो नेता खड़ी होकर के बड़ी बड़ी बातें करता है ना, भाई अच्छे दिन आएंगे, ये कर दूंगा, वो फलाना, ये ढिमकाना, है ना, वोट दो मुझे, वोट दो मुझे। तो वो होती है बड़ी बड़ी हाईफाई टॉक, लेकिन अक्सर वो टॉक निकलती है, टर्न आउट होती है एम्प्टी। एम्प्टी मतलब खाली। तो रिटोरिक का मतलब ये होता है ऐसी बड़ी बड़ी बातें जो सबको इंप्रेस करें, लेकिन वो निकल जाएं बाद में खाली। आगे बात समझ में? डिस्पाइट द रिटोरिक अबाउट रिफॉर्म्स लिटिल हैज़ चेंज सो फार। बावजूद यानी डिस्पाइट बड़ी बड़ी बातों को, अबाउट रिफॉर्म सुधार को लेकर के बड़ी बड़ी बातों के बावजूद अभी भी कुछ नहीं बदला है। लिटिल हैज़ चेंज सो फार, लिटिल का मतलब है ना के बराबर, तो ना के बराबर ही बदला है अभी तक। बातें हुई हैं, बदला कुछ भी नहीं। चलिए रिटोरिक के सब सिनोनिम्स बता देते हैं। ग्रैंडिलोक्वेंस, मैग्नीलोक्वेंस, बॉल्डरडेस और एम्बेलिशमेंट। ग्रैंडी मतलब बड़ा, लोक्वेंस मतलब बोल यानी बड़े बोल, मैग्नी मतलब बड़ा, लोक्वेंस मतलब बोल यानी बड़े लोग, बड़े बोल, है ना, बड़े बोल ही इसका जो सिनोनिम बन जाता है रिटोरिक का। चलो ये बॉल्डरडेस वर्ड एसएससी में पूछा हुआ है, पता नहीं जब मैंने पेपर दिया था लास्ट 2017 का दिया था शायद, किसी शिफ्ट में पूछा था, तो ये वर्ड ऐसे कहीं निकल के आ जाएंगे। अगला वर्ड है डेबिलिटेट। डेबिलिटेट का मतलब होता है किसी चीज़ को कमज़ोर बनाना। और कैसा कमज़ोर बनाना भाई? ऐसा कमज़ोर बनाना कि वो अपाहिज हो जाए। डेबिलिटेट का मतलब होता है किसी को पैरालाइज करना, अपाहिज कर देना, क्रिपल कर देना, इतना कमज़ोर बना देना। प्रोट्रैक्टेड स्ट्राइक्स हैव डेबिलिटेड द इंडस्ट्री। लंबी खिंची हुई प्रोट्रैक्टेड स्ट्राइक्स ने, हड़तालों ने अपाहिज बना दिया है पूरी इंडस्ट्री को। प्रोट्रैक्टेड स्ट्राइक्स हैव डेबिलिटेटेड द इंडस्ट्री। तो इस तरीके से इन वर्ड्स को आप कनेक्ट करके रखें। चलो डिटेल में करवा दिए, 5-6 वर्ड्स हैं, आर्टिकल में आएंगे। अब आ जाओ एक समरी आपको दे दें। देखो ये आर्टिकल है ना, देसी भाषा में आपको बता देता हूँ। ये कह रहा है कि इन दोनों की जो यूक्रेन रशिया की लड़ाई है अब हो गई है बीरबल की खिचड़ी, ठीक है। ना ये ख़त्म होती दिख रही है, ना ये आगे बढ़ती दिख रही है, ना रशिया जीतता दिख रहा है, ना यूक्रेन हारता दिख रहा है। लेकिन ये खिचड़ी ऐसी है, ये बड़ी पेरिलस है, किसी भी वक्त कुछ भी इसमें हो सकता है। दोनों में से कोई भी कंट्री अगर फ्रस्ट्रेटेड हो गई तो बड़ा एक्शन कोई भी कंट्री ले सकती है। बात हो रही है रशिया की। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है इसको ख़त्म करने का? इस खिचड़ी को ख़त्म कर दो और ये काम होगा कम्युनिकेशन लाइंस के जरिए। पूरी दुनिया को इसमें मध्यस्थता करनी होगी, एजेंट बनना होगा रशिया और यूक्रेन का। इनके बीच में बैठ करके इनकी बातचीत करवाते रहना होगा। थक हार के ये वॉर ये खुद ही ख़त्म कर देंगे। बस आज इसकी यही समरी है। कम्युनिकेशन लाइंस अभी हाल में बंद हो गई हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा एक कंसर्न्ड होकर के आर्टिकल लिखा हुआ है, कंसर्न टोन में। ओवरऑल इसकी टोन है सजेस्टिंग, सजेस्ट कर रहा है क्या होना चाहिए। चलिए वो आर्टिकल शुरू करते हैं, इंटरेस्टिंग है, आ जाओ। 6 months आफ्टर रशिया बिगेन इट्स इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, द कॉन्फ्लिक्ट सीम्स
टू हैव एंटर्ड अ डेंजरस स्टेल मेट। कह रहे 6 महीने बाद, 6 मंथ्स आफ्टर। किसके भाई? जब रशिया ने शुरू किया था, रशिया बिगेन, V2 लगी हुई है पास्ट टेंस। क्या शुरू किया था भाई? अपने इन्वेजन को, अपने आक्रमण को, अपने हमले को। और किसके ऊपर? इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, यूक्रेन के ऊपर। कह रहे 6 महीने हो गए जिस बात को, रशिया को यूक्रेन पे हमला शुरू किए हुए। कह रहे हुआ क्या इसके? कह रहे 6 महीने बाद है ना, अब जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, जो इनके बीच का झगड़ा है, जो वॉर है, वो सीम्स दिखाई देती है। अच्छा, क्या दिखाई देती है? कि ये एंटर कर चुकी है, टू हैव एंटर्ड, ये घुस चुकी है। और किस में? एक बड़े ही प्रिकेरियस, डेंजरस, पेरिलस स्टेलमेट में, बड़े ही खतरनाक गतिरोध के अंदर। वर्ड फॉर वर्ड एक एक वर्ड को हमने तोड़ दिया। अब पूरा फ्लो में पढ़ लो। 6 महीने हुए इस बात को, और 6 महीने के अंदर दिखाई देता है कि ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट रशिया यूक्रेन का एक डेंजरस स्टेलमेट में एंटर कर चुका है, अंदर घुस चुका है। चलो अब इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखेंगे। रशिया की वर्ब है बिगेन, कॉन्फ्लिक्ट की वर्ब है सीम्स। सीम का मतलब है दिखाई देना, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है झगड़ा, स्टेलमेट आप जानते हैं, डेंजरस आपको बता दिया। इन्वेजन का मतलब होता है ट्रांसग्रेशन, इसके लिए एक एडवांस वर्ड है ट्रांसग्रेशन। इसका मतलब क्या होता है? किसी देश के अंदर घुसना और वहाँ पे हमला करके कब्जा करने की कोशिश करना। ऐसे नहीं है इंडिया पाकिस्तान वाला, भाई तूने मेरे मार दी, मैंने तेरे मिसाइल मार दी, ऐसा नहीं। इन्वेजन का मतलब क्या होता है? अंदर घुस जाओ, वहाँ जा करके बैठ जाओ और हमला करके वहाँ पे कब्जा जमा लो। यही कर रहा है रशिया यूक्रेन के अंदर। चलो अब यहाँ पे ग्रामर का कॉन्सेप्ट है सर, ये टू हैव प्लस में V3। मैं ये कॉन्सेप्ट करवा दूंगा, पहले थोड़ा सा फ्लो बना लो, खुद से पूछो पहले ये स्ट्रक्चर कौन सी है, फिर डिटेल में 5 मिनट में पूरी स्ट्रक्चर आपको अच्छे से करवाता हूँ। कह रहे यूक्रेन रजिस्टेड द रशियन अटैक वेल। कह रहे यूक्रेन ने रजिस्ट किया, यूक्रेन ने रोका। रजिस्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का सामना करना और उसको हावी ना होने देना। तो यूक्रेन ने बड़े अच्छे से रजिस्ट किया, सामना किया, प्रतिरोध किया रशिया के अटैक का, वेल, बड़े अच्छे से। अच्छा, कैसे किया भाई ये? फोर्सिंग द इन्वेडिंग ट्रूप्स टू रिट्रीट फ्रॉम अराउंड कीव इट्स कैपिटल। कह रहा है ये किया फोर्स करते हुए, ये PPS है, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। तो यूक्रेन ने जब रजिस्ट किया ना, तो ये फोर्स करते हुए किया, मजबूर करते हुए किया आक्रमणकारी जो है फौजों को, इन्वेडिंग ट्रूप्स को। और क्या करे भाई? मजबूर क्या किया कि ये रिट्रीट फ्रॉम करे, ये पीछे हट जाए। रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना। और कहाँ से? कीव के आसपास से, कीव के अराउंड से, जो है यूक्रेन की कैपिटल, इट्स कैपिटल। और करे दूसरी सिटी है जो खार्किव, एंड खार्किव से द सेकेंड सिटी बट इन द ईस्ट एंड साउथ। कह रहे ये जो खार्किव है, एक तो यहाँ से और दूसरा कीव है यहाँ से, दोनों से ही रिट्रीट करवाते हुए, इनको फोर्स करते हुए। आगे कह रहे बट इन द ईस्ट एंड साउथ इट लॉस्ट स्वेथ्स ऑफ टेरिटरीज। कह रहे लेकिन अगर पूर्व में और दक्षिण में बात करें, यूक्रेन हार गया, लूज कर गया बहुत बड़े स्वेद को, बहुत बड़े भूभाग को। स्वेद का मतलब होता है बहुत बड़ा हिस्सा जमीन का, और स्वेद वही बता रहा है ऑफ टेरिटरीज, अपनी टेरिटरी का। समझ में आ गया? सेंटेंस लंबा है, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर स्ट्रक्चर देखेंगे। यूक्रेन ने रजिस्ट किया, प्रतिरोध किया रशिया के हमले का बड़े अच्छे से, और ये काम किया इसने रशिया को मजबूर करते हुए, रशिया की आक्रमणकारी फौजों को, कि वो पीछे हटें, रिट्रीट करें, अपनी जान बचा के भागे। एक तो कीव से जो है यूक्रेन की राजधानी, और एक खार्किव से जो है यूक्रेन की सबसे बड़ी दूसरी सिटी, सेकंड लार्जेस्ट सिटी। ठीक है, कह रहे लेकिन अपने पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में यूक्रेन हार गया जमीन के बहुत बड़े हिस्सों को, स्वेथ्स ऑफ टेरिटरीज को, रशिया के सामने। यूक्रेन की वर्ब रजिस्टेड, इट की वर्ब लॉस्ट। इट आया यूक्रेन के लिए, ये इट्स भी आया यूक्रेन के लिए। फोर्सिंग यहाँ पे PPS से, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। जब यूक्रेन रजिस्ट कर रहा था तब वो फोर्स भी कर रहा था। रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना। 2 वर्ड्स है इंग्लिश में, एक वर्ड है एडवांस, एडवांस का मतलब है आगे बढ़ना। एक वर्ड है रिट्रीट, इसका वो मतलब है पीछे आना। इसी से एक इडियम बनती है, बीट अ रिट्रीट। आज लिखना भूल गया मैं इडियम, पहले मेरे को याद भी थी, है ना, जब मैं बना रहा था ये। बीट अ रिट्रीट, इसका मतलब क्या होता है? सर पे पांव रख के भागना। समझ में आ गई ना बात? जान बचा के कहीं से भाग निकलना। चलो, और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। इट की वर्ब लॉस्ट है, स्वेद का मतलब होता है जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा। अब आगे आ जाओ। कह रहे द वॉर, एक सेकेंड, कह रहे द वॉर सीम्स टू हैव स्ट्रेंथन्ड द ट्रांस एटलांटिक अलायंस। कह रहे वॉर है ना, जो ये सीम्स होती है, दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है भाई? कि ये स्ट्रेंथन कर चुकी है
देखो ऊपर आया था हैव एंटर्ड, ये एंटर कर चुकी है। यहाँ आ रहा है टू हैव स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन कर चुकी है। स्ट्रेंथन का मतलब होता है किसी चीज़ को स्ट्रेंथ देना यानी मजबूत बनाना। तो ये वॉर सीम्स दिखाई देती है कि ये मजबूत बना चुकी है ट्रांस अटलांटिक अलायंस को। इसकी बात हो रही है नेटो की, ठीक है ना। नेटो ट्रांस अटलांटिक अलायंस ही अटलांटिक ओशन के आसपास की कंट्रीज का समूह है। तो दिखाई देता है कि नेटो को और मजबूत बना चुकी है। कह रहा है विच वॉज एविडेंट इन स्वीडन एंड फिनलैंड अप्लाइंग टू जॉइन नेटो। कह रहे जो चीज़ एविडेंट थी, जो चीज़ जाहिर थी, एविडेंट का मतलब है जग जाहिर। और क्या जग जाहिर थी, किसमें थी? ये जग जाहिर थी इस घटना में जो है स्वीडन और फिनलैंड के अप्लाई करने का कि वो ज्वाइन करें नेटो को। कह रहे बट द वेस्ट इज रीलिंग अंडर द हीट ऑफ इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। कह रहे लेकिन जो पश्चिमी देश हैं, जो द वेस्ट है, द वेस्ट मतलब सारे वेस्टर्न कंट्रीज, कह रहे जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो लड़खड़ा रही हैं, रील अंडर कर रही हैं उस गर्मी के नीचे, बोझ के नीचे जो है आर्थिक कॉन्सिक्वेंसेस का, इकोनॉमिक जो है परिणामों का जो है कॉन्सिक्वेंस समझते हैं ना, किसी चीज़ का नतीजा। कह रहा है स्पेशली अमिड ग्रोइंग फियर्स ऑफ रशियन गैस सप्लाईज ड्राइंग अप ड्यूरिंग विंटर। कह रहा है ये खास करके क्या हो रहा है, अमिड इसके चलते जो बढ़ते हुए फियर्स हैं, डर हैं रशिया की गैस सप्लाईज के सूख जाने का, ड्राई अप हो जाने का, खत्म हो जाने का सर्दियों के दौरान। देखो सेंटेंस लंबा है लेकिन डरना नहीं है इससे, आपने छोटा छोटा करके इसको पढ़ लिया। अब पूरा पढ़ेंगे। वॉर दिखाई देती है कि ये स्ट्रेंथन कर चुकी है ट्रांस अटलांटिक अलायंस को जिसका नाम है नेटो। अच्छा कैसे कर चुकी है? कह रहा है ये चीज़ जो कि एविडेंट थी, साफ थी, इस घटना के अंदर इन लगा के बता रहा है। और कौन सी घटना है? स्वीडन और फिनलैंड का अप्लाई करने का काम ज्वाइन करने के लिए नेटो नाम की इस ऑर्गेनाइजेशन को। कह रहा है लेकिन ठीक है, नेटो को इसने बहुत मजबूत कर दिया, बड़ी अच्छी बात है। कह रहा है लेकिन जो वेस्ट है ना, जिसने नेटो को बनाया है, पश्चिमी देश आज लड़खड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं उस हीट यानी गर्मी के नीचे, उस बोझ के नीचे जो है आर्थिक दुष्परिणामों का या कॉन्सिक्वेंसेस का, आर्थिक नतीजों का। और ये सब कब हो रहा है? कह रहे खास करके तब हो रहा है अमिड इसके चलते जो बढ़े हुए डर हैं, फियर्स हैं रशिया की गैस सप्लाई के सूख जाने का, गैस सप्लाई के ड्राई अप यानी खत्म हो जाने का सर्दियों के दौरान ड्यूरिंग विंटर्स। स्ट्रक्चर देखेंगे। वॉर की वर्ब है सीम्स, विच की वर्ब है वॉज, द वेस्ट की वर्ब है इज रीलिंग अंडर। रील अंडर मैंने आपको बताया था, आपकी कमर पे बोझा रखा 25 किलो, आप लड़खड़ाने लगे। टू गो थ्रू टफ टाइम्स, किसी मुश्किल हालात से गुजरना लड़खड़ाते हुए, है ना। ड्राई अप का मतलब होता है किसी चीज़ का रन आउट हो जाना, खत्म हो जाना, एंड हो जाना, ड्राई अप। अच्छा एविडेंट मतलब जग जाहिर, इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है एपरेंट। एविडेंट, एपरेंट, क्लियर, तीनों का मतलब होता है साफ या सबके सामने। वेस्ट यहाँ पे पश्चिमी देशों को बता रहा है, इसलिए वेस्ट का डब्ल्यू बड़ा है। जब भी पश्चिम पूर्व की बात हो, वेस्ट ईस्ट लिखा जाए तो डब्ल्यू और ई को बड़ा रखा जाता है और उनके आगे द लगाया जाता है। द वेस्ट का मतलब किसी दिशा की बात नहीं हो रही, सारे पश्चिमी देशों की बात हो रही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो आपको ऊपर छोड़ के आया था ना, फटाफट ये करवा देता हूँ। ये कौन सा है कॉन्सेप्ट? है ये इन्फिनेटिव का। देखो बेसिकली दो तरह के इन्फिनेटिव से आपका सामना होगा, एक सिंपल इन्फिनेटिव है, एक परफेक्ट इन्फिनेटिव है। सिंपल इन्फिनेटिव की स्ट्रक्चर होती है ये टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म, टू प्ले, टू सिंग, टू ईट, है ना, सुना होगा आपने, आई वॉन्ट टू प्ले, ही वॉन्ट्स टू सिंग, इस तरीके से। परफेक्ट इन्फिनेटिव होता है टू प्लस हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब याद ये रखना है कि ये स्ट्रक्चर तो आपको रखनी पड़ेगी याद। एक्टिव के अंदर ही ये स्ट्रक्चर्स ऐसी बनती हैं। अगर पैसिव सेंटेंस हो तो ये टू प्लस में बेस फॉर्म बदल जाती है टू बी V3 में, और टू हैव V3 बदल जाता है टू हैव बीन प्लस में V3 में। ये याद रखना पड़ेगा। अब बाकी का काम मैं आपको करवा देता हूँ लॉजिक के साथ में। चलो, सिंपल इन्फिनेटिव की एक ही निशानी है, जब एक्शन पेंडिंग हो सेंटेंस के अंदर तो सिंपल इन्फिनेटिव, और अगर एक्शन पहले से हो चुका हो तो परफेक्ट इन्फिनेटिव। वी डिसाइडेड टू स्टार्ट या टू हैव स्टार्टेड और जर्नी द नेक्स्ट डे। हमने डिसाइड किया कि स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी को अगले दिन। मुझे एक सिंपल सी बात बता दो, आपने जो डिसाइड किया था और जो आप स्टार्ट करोगे, ये स्टार्ट वाला काम अभी होना बाकी था या डिसाइड से पहले हो चुका था? भाई पहले मैं डिसाइड करूंगा फिर स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट वाला काम तो पेंडिंग था, तो आप यहाँ पे फिनिश्ड एक्शन वाला परफेक्ट इन्फिनेटिव यूज नहीं कर सकते। तो आप क्या बोलेंगे? वी डिसाइडेड टू स्टार्ट आवर जर्नी द नेक्स्ट डे। बात समझ में आ रही है ना?
डिसाइड पहले हुआ था, स्टार्ट बाद में होगा। स्टार्ट एक पेंडिंग एक्शन है, पेंडिंग एक्शन है तो सिंपल इन्फिनिटिव लगाना है। तो सिंपल सा तरीका मैंने आपको बता दिया सिंपल और परफेक्ट इन्फिनिटिव के बीच में कैसे आपको डिफरेंस करना है। अगला देखो, द बिजनेसमैन इज सैड टू सेटल या टू हैव सेटल्ड समवेयर इन यूरोप। बिजनेसमैन बताया जाता है, इस सैड का मतलब है पैसिव वॉइस में बिजनेसमैन के बारे में बताया जाता है। क्या बताया जाता है भाई? बताया जाता है कि वो सेटल हो चुका है समवेयर इन यूरोप, यूरोप के अंदर। अब मुझे बताओ, पहले वो सेटल हुआ था या पहले उसके बारे में बताया जाने लगा? अरे भाई पहले सेटल होगा फिर उसके बारे में बताया जाएगा। तो ये जो एक्शन है ना सेटल होने का, ये फिनिश्ड एक्शन है इस सेट नाम की वर्ब के रिलेटिवली। तो फिनिश्ड एक्शन के लिए आप यूज करेंगे परफेक्ट इन्फिनिटिव को। अब ऐसा नहीं लिखोगे बिजनेसमैन इज सेड टू सेटल, सेड टू सेटल। बिजनेसमैन इज सेड टू हैव सेटल्ड, टू हैव V3 आपको लगाना है। बहुत टेढ़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत लॉजिकली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरीके से कहीं नहीं मिलेगा आपको इतने लॉजिक के साथ में। समझ में आ गई इतनी बात? चलो अब इसका एडवांस फॉर्म और देख लो। नो वन वॉन्ट्स टू कॉल या टू हैव कॉल्ड अ लूजर। दुनिया में कोई भी आदमी नहीं कॉल किया चाहता है कि वो कॉल किया जाए। नो वन मतलब कोई भी नहीं, वॉन्ट्स मतलब चाहता है। कोई भी नहीं चाहता है कि वो कॉल किया जाए, बुलाया जाए एक लूजर। कोई भी आदमी नहीं चाहता है कि मुझे कोई लूजर बुलाए। अब देखो यहाँ पे कॉल जो है ना, कॉल ये वॉन्ट के बाद में होगा। कैसे? आप पहले चाहोगे कि मुझे कोई लूजर ना बोले, अगर लूजर बोल दिया तो फिर क्या चाहना? पहले चाहोगे कि मुझे लूजर ना बोले। तो मैं यहां लिखूंगा टू कॉल। परफेक्ट इन्फिनिटिव यूज नहीं कर सकता, एक्शन अभी भी पेंडिंग है। एक्शन पेंडिंग है ना अभी भी। लेकिन दूसरे वाले को देखो, द प्रॉपर्टी सीम्स टू सेल या टू हैव सोल्ड लास्ट ईयर। प्रॉपर्टी सीम्स दिखाई देती है कि वो बेची जा चुकी है पिछले साल, ये काम पहले हो चुका है, बाद में वो प्रॉपर्टी दिखाई देती है। तो यहां लिखूंगा टू हैव सोल्ड। ठीक है, इतना समझ में आ गया। लेकिन अभी भी दोनों सेंटेंसेस गलत हैं। कैसे? मैंने आपको फिर बताया था, परफेक्ट इन्फिनिटिव सिंपल इन्फिनिटिव तो आपको चेक करना है, लेकिन ये भी चेक करना है एक्टिव में लगाना है पैसिव में लगाना है। ये दोनों सेंटेंस पैसिव के अंदर है, एक्टिव में नहीं है। कोई भी आदमी खुद नहीं चाहता है कि उसको कॉल किया जाए। प्रॉपर्टी दिखाई देती है कि वो खुद ही सोल्ड हो चुकी है। बात आ रही है समझ में? सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर है। भाई हमने यहाँ डिसाइड किया था कि हम जर्नी को स्टार्ट करेंगे। ये बिजनेसमैन दिखाई देता है कि सेट बताया जाता है कि ये सेटल हो गया। ये एक्शन के डूअर थे, लेकिन यहाँ पे हम एक्शन के रिसीवर हैं। हमें कॉल किया जाएगा लूजर, हम किसी को कॉल नहीं करेंगे। प्रॉपर्टी को बेचा गया है, प्रॉपर्टी ने किसी को नहीं बेचा है। तो सिंपल और परफेक्ट तो आपने निकाल लिया, लेकिन पैसिव में निकालना था। आपको बोलना चाहिए नो वन वॉन्ट्स टू यहाँ लिखोगे बी कॉल्ड। ठीक है, अब ये पैसिव वाली फॉर्म लगा रहा हूँ मैं इसकी, टू बी प्लस V3, और यहाँ लिखोगे टू हैव बिन सॉल्ड। चलिए कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आज के क्विज में यूज़ करेंगे। कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है लेकिन लॉजिक के साथ आपने कवर किया है। यहाँ पे कोशिश की है मैंने कवर करवाने की। कुछ स्टूडेंट्स मुझसे बोलते हैं सर आधे घंटे में क्लास पूरी करवा दिया करो। देखो 111 टीचर है ना इस आर्टिकल को पढ़ा चुके होंगे सुबह से। मैं भी 10 से 12 मिनट में ट्रांसलेशन करवा सकता हूँ, लेकिन उससे कुछ नहीं मिलेगा आपको मज़ा आएगा बस देख करके कि मैंने पढ़ लिया है ना। हमारी कोशिश ये होती है कि पूरे दिन की पढ़ाई आधे घंटे में हो जाए, हर एस्पेक्ट को हम कवर करें। तो आप स्किप कर सकते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को, क्लास आपके लिए अपने आप ही छोटी हो जाएगी। आगे कह रहा है, इसको बीच में ले लें एंगल में। कह रहा है रशिया मेड टेरिटोरियल गेन्स इन डॉनबस एंड सदर्न यूक्रेन, बट इट्स सेटबैक्स इन नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्ट एंड इट्स इनएबिलिटी टू टेक क्विक डिसाइसिव battlefield victories elsewhere expose the gap between its rhetoric and the reality। अब कर रहा है रशिया के बड़े बड़े बोल। कह रहा है रशिया ने मेक किया, बनाया, और क्या बनाया? टेरिटोरियल गेन्स को। टेरिटरी मतलब भूभाग यानी ज़मीन, गेन्स मतलब फ़ायदा यानी कि नफ़ा। तो रशिया को बड़े बड़े ज़मीनी फ़ायदे हुए हैं, उसने कई सारे हिस्से को कब्जाया है, टेरिटोरियल गेन्स को मेक किया है। और कहाँ किया है जी? एक तो डॉनबस रीजन में, एक सदर्न यूक्रेन के अंदर। कह रहे लेकिन इसकी जो नाकामयाबियाँ हैं ना, जो सेटबैक्स हैं, और कहाँ पे? एक तो नॉर्थ में और एक नॉर्थ ईस्ट में। और कह रहे इसकी जो इनएबिलिटी है, असक्षमता है, इसकी जो कमजोरी है, और क्या करने की? टेक करने की, लेने की जल्दी से और डिसाइसिव यानी कि निर्णायक बैटलफील्ड की विक्ट्रीज को, जंग के मैदान की जीतों को कहीं दूसरी जगह पे एल्सवेयर। कह रहे इन दोनों चीज़ों ने, इसकी नाकामयाबियों ने और इसकी इनएबिलिटी ने, इन दोनों ने एक्सपोज कर दिया, क्लियर कर दिया उस गैप को, उस फ़र्क को, फासले को जो किस किस के बीच है, इसके चुपड़ी बड़े बड़े बातों के बीच में, रिटोरिक के बीच में, और जो हकीकत है रियलिटी उसके बीच में। तो रशिया बोलता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, ये कर देंगे वो कर देंगे,
बस इसके अलावा इसने कोई काम नहीं किया। इस एरिया में ज़मीन कब्जाई है और बाकी जगह रशिया जो है फंस गया है इस वॉर के अंदर। रशिया की वर्ब है मेट, सेटबैक्स एंड इनएबिलिटी की वर्ब है एक्सपोज्ड। रिटोरिक मैंने आपको बता दिया, ग्रैंडिलोक्वेंस, मैग्नीलोक्वेंस, बॉल्डर डैश है ना, अच्छे दिन आएंगे, एम्प्टी टॉक, बड़ी बड़ी टॉक जो है बड़ी बड़ी बातें जो बाद में खोखली निकलें। अब ये सेटबैक नाम का वर्ड देख लेना, बड़ा अच्छा वर्ड है। इंग्लिश में दो वर्ड्स हैं, एक है बड़ा फेलियर, एक है बड़ी सक्सेस। बड़े फेलियर को बोलते हैं सेटबैक, लिख दूं यहाँ, बड़े फेलियर के लिए वन वर्ड है अपने पास सेटबैक। और बड़े सक्सेस के लिए यानी बड़ी कामयाबी के लिए अपने पास एक वन वर्ड है ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू। ठीक है, दोनों वर्ड्स याद रहेंगे, बड़ी नाकामयाबी सेटबैक, बड़ी कामयाबी यानी कि ब्रेक थ्रू। आज ब्रेक थ्रू नाम का वर्ड अभी आर्टिकल में आपको मिलेगा। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहे यूक्रेन हैज स्टॉप्ड ग्राउंड असॉल्ट्स बट इट कंटिन्यूज टू बॉम्ब यूक्रेनियन सिटीज। कह रहे रशिया ने रोक दिया है, स्टॉप कर दिया है ग्राउंड असॉल्ट को, जमीन के ऊपर फौजें आगे बढ़ा के असॉल्ट करने को। तो जमीनी हमले अब नहीं कर रहा है रशिया। कह रहा है लेकिन अभी भी ये जारी है, कंटिन्यू कर रहा है बॉम्ब करना यूक्रेन की सिटीज़ को। और कैसे? एट विल। एट विल का मतलब होता है अपनी मर्जी से, अपने मूड के हिसाब से। जब इसका मूड आता है बम लेकर के यूक्रेन की किसी सिटी पे बम गिरवा देता है। कह रहा है, कोमा लगा के बता रहा है, द लेटेस्ट बीइंग एन अटैक ऑन अ रेलवे स्टेशन ऑन अगस्त 24 यूक्रेन्स इंडिपेंडेंट डे। कह रहा है इसमें सबसे लेटेस्ट है, सबसे नया है एक अटैक, लेटेस्ट बीइंग एन अटैक। और किस पे? एक रेलवे स्टेशन पे अगस्त 24 को। ये वो दिन भी है जो यूक्रेन का आज़ादी का दिवस है, यूक्रेन्स इंडिपेंडेंस डे है। कह रहा है दैट ऑल्सो मार्क्ड 6 months ऑफ द इन्वेजन। कह रहा है जिसने मार्क भी किया, ये वही दिन है जो निशान भी बनता है 6 महीनों का, जब से इन्वेजन, जब से हमला हुआ था। समझ में आ गया? सिंपल सेंटेंस है। तो रशिया ज़मीनी हमले नहीं कर रहा है, हवाई हमले कर रहा है, अपनी इच्छा से करता है, जब मन आता है तब करता है। 24 अगस्त को भी इसने किया, स्टेशन पे कई लोग मारे गए। ये दिन वो था जिस दिन यूक्रेन आज़ाद हुआ था, और ये वो दिन भी है जिस दिन 6 महीने हो गए हैं इस वॉर को चलते हुए। रशिया की वर्ब हैज़ स्टॉप्ड, इट की वर्ब है कंटिन्यूज, इट आया रशिया के लिए, दैट की वर्ब है मार्क्ड, दैट आया इस डे के लिए। चलो एट विल देख लेना, इसको बोलते हैं वॉल्यूंटरीली, आपकी अपनी इच्छा से, विलिंगली है ना एट विल। अच्छा आगे कह रहा है, कह रहा है यूक्रेन्स स्ट्रेटजी appears to be making the occupation costly for the Russians rather than taking back territories। अब कह रहे यूक्रेन की क्या स्ट्रेटजी है? कह रहे यूक्रेन की स्ट्रेटजी दिखाई देती है कि वो मेक करने वाली है, बनाने वाली है। और क्या? इस पूरे ऑक्यूपेशन को, इस पूरे कब्जे को। रशिया कब्जा ही तो कर रहा है ना। ऑक्यूपेशन के दो मीनिंग होते हैं, आपका रोजगार और आपने कहीं पे कब्जा किया है, वो भी ऑक्यूपेशन है। तो यूक्रेन की स्ट्रेटजी दिखाई देती है कि ये बनाने वाली है इस पूरे कब्जे को बड़ा महंगा, कॉस्टली रशियंस के लिए, फॉर द रशियंस। और किसके बजाय? कह रहे रादर दिन, बजाय वापस लेने के, टेक बैक करने के अपनी ज़मीन को, अपनी टेरिटरीज को। तो यूक्रेन यही बोलता है कि मुझे कुछ वापस नहीं चाहिए, बस मैं तुम्हें जो है ना बर्बाद करके छोड़ूंगा, तुम जितना रशिया हमारे अंदर आके घुसोगे। स्ट्रेटजी की वो है अपीयर्स, रादर देन का मतलब होता है बजाय। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ बता देता हूँ। इंग्लिश में दो वर्ड्स यूज़ होते हैं बजाय के लिए, एक होता है इंस्टेड ऑफ, एक होता है रादर देन। इंस्टेड ऑफ के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रीफर होती है, बल्कि यही लगती है, कुछ और लगेगा भी नहीं। लेकिन रादर देन के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म को प्रीफर करना है। रादर देन के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म गलत नहीं है, लेकिन सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन में रादर देन के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म लगाई जाए। और अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी ही है तो फिर रादर देन मत यूज़ करो, फिर यूज़ करो इंस्टेड ऑफ। दोनों का मतलब सेम है। तो अगर मुझे यार वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी थी ना सर, तो मुझे एक्चुअल में लिखना चाहिए था इंस्टेड ऑफ टेकिंग बैक। बढ़े आगे। कह रहा रशियाज क्राइमिया एंड खेरसन बेसिस हैव कम अंडर रिपीटेड अटैक्स। कह रहा रशिया के दोनों जो बेस हैं खेरसन और क्राइमिया के अंदर, जो इन्होंने कब्जा करके बेस बनाए हुए हैं, कह रहा है ये बार बार अटैक्स के अंडर आ रहे हैं, बार बार इन पे हमले किए जा रहे हैं। कह रहा द रशियन इंटेलिजेंस हैज़ ब्लेम्ड यूक्रेन फॉर ए कार बॉम्बिंग दैट किल्ड द डॉटर ऑफ एन एलाई ऑफ प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। कह रहा रशिया की जो इंटेलिजेंस है, नाम भूल गया मैं इनका, पहले इनको केजीबी बोलते थे, अब इनका नाम चेंज हो गया, रशिया की इंटेलिजेंस यूनिट को कुछ और बोलते हैं, एफएसबी कुछ ऐसा नाम है। कह रहे जो रशिया की पुरानी केजीबी है, इंटेलिजेंस यूनिट है, इसने ब्लेम किया है यूक्रेन को। और किसके लिए?
एक कार बॉम्बिंग के लिए। कौन सी बॉम्बिंग? जिसने मार दिया, किल कर दिया बच्ची को, डॉटर को, एक अलाई की, एक दोस्त की, जो है प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, तो पुतिन के दोस्त की एक बेटी को मारने की हमला जो है यूक्रेन पे लगाया गया है कार बॉम्बिंग के अंदर। वह इंटेलिजेंस की वो हैज़ ब्लेम्ड दैट की वो किल्ड दैट आया बॉम्बिंग के लिए। सिंपल सही है, बार बार इसको रिपीट नहीं करना पड़ेगा। अब आ जाओ नेक्स्ट जो है सेंटेंस पे। इस वॉर से दुनिया को क्या नुकसान हो रहा है बताया जाएगा। कह रहे रिपोर्ट्स इन रिसेंट वीक सजेस्ट दैट द रशियन इंटेलिजेंस ग्रेवली मिसकैलकुलेट द यूक्रेनियन रेजिस्टेंस बिफोर द वॉर। कह रहे कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं हाल के हफ्तों में और ये सजेस्ट करती हैं इस चीज़ को। कौन सी चीज़ भाई? दैट वो ये कि रशिया की जो इंटेलिजेंस है, इनकी जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज, इन्होंने बड़ी ही गंभीरता से, ग्रेवली मतलब गंभीरता के साथ में, बहुत ही गंभीरता से मिस कैलकुलेट किया, अंडर एस्टिमेट किया यूक्रेन के प्रतिरोध को, रेजिस्टेंस को इस वॉर से पहले। तो इनको लग रहा था हम जाएंगे, घुसेंगे, काम खत्म करेंगे और वापस निकल आएंगे, लेकिन इनका जो है मिस कैलकुलेशन इन पे भारी पड़ गया। रिपोर्ट्स की वर्ब सजेस्ट, इंटेलिजेंस की वर्ब है मिसकैलकुलेटेड। मिसकैलकुलेट करना मतलब गलत अंदाज़ा लगाना, या तो अंडर एस्टिमेट कर देना या ओवर एस्टिमेट कर देना, गलत अंदाज़ा लगाना। ग्रेवली मतलब बड़ी गंभीरता के साथ, बड़ी ग्रेविटी के साथ। कह रहा व्हेन द कीव रेजिम स्टेड पुट इन द फेस ऑफ रशियाज मल्टी एक्सिस असॉल्ट, द रशियन जनरल्स हैड टू चेंज देयर स्ट्रैटेजी। कॉमा लगा, यहीं रुक जाओ। कह रहा है जब कीव का रिजीम है, अब ये कीव रिजीम का मतलब क्या है जी? कीव का मतलब यूक्रेन की राजधानी, रिजीम का मतलब है प्रशासन। कह रहे जब यूक्रेन की सरकार जो है ना, ये स्टेड पुट रही, स्टेड पुट का मतलब होता है साइलेंट रहना, चुपचाप मुंह बांध के पड़े रहना। कह रहा है जब इनकी सरकार हाथ बांध के, मुंह बांध के पड़ी रही, और किसके सामने? इन द फेस ऑफ, सामना करते हुए, इन द फेस ऑफ रशिया के चौतरफा अटैक का, मल्टी एक्सिस, कई सारे एक्सिस पे, कई सारे ध्रुवों पे रशिया अटैक कर रहा था, नॉर्थ में भी, साउथ में भी, इकोनॉमिकली भी, हर तरीके से अटैक कर रहा था। तो जब ये सरकार चुपचाप बैठी रही ना, तब क्या हुआ? द रशियन जनरल्स हैड टू चेंज देयर स्ट्रेटजी। रशिया के जनरल्स को अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ा। आगे क्या हुआ जी? अब कोमल आगे देखो। कह रहे फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्राइड्स अक्रॉस द कंट्री टू अ फोकस ग्राउंड इन्वेजन इन द ईस्ट। कह रहे यहाँ से लेकर के यहाँ तक चेंज हुआ है। फ्रॉम से, फ्रॉम लगा के बता रहा है, बिजली गिराने वाली स्ट्राइक्स, लाइटनिंग स्ट्राइक्स जो इन्होंने की थी, फटाफट बॉम्ब गिराने वाली पूरे देश में, अक्रॉस द कंट्री, पूरे यूक्रेन में। कह रहे यहाँ से ये चेंज हो गए फोकस्ड ग्राउंड इन्वेजन पे, ईस्ट के अंदर। बिल्कुल फोकस होकर के ज़मीन से इन्होंने हमला शुरू कर दिया ईस्ट के अंदर। तो इन्होंने ये किया, मतलब स्ट्रेटजी जो उनको चेंज करनी पड़ी बार बार, क्योंकि कीव ने बहुत समझदारी के साथ में रशिया के हमलों का जवाब दिया। कीव रजीम की वो है स्टेट पुट। स्टे पुट का मतलब होता है चुपचाप पड़े रहना, हाथ बांध के। ये भी एक स्ट्रेटजी है, दुश्मन को पहले थक जाने दो, फिर दुश्मन से बात करेंगे, है ना। स्टे पुट करके, बी क्वाइट होकर के बैठे रहना। जनरल्स की वो है हैड, हैज़ टू, हैव टू, ये आपकी जो है उसको बताते हैं मजबूरी को। जनरल्स हैड टू चेंज, जनरल की मजबूरी हो गई चेंज करना उनकी स्ट्रेटजी। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहा इवन दैट वॉज मेड कॉम्प्लिकेटेड बाय द यूक्रेन्स रेसिस्टेंस। कह रहा इवन यहाँ तक कि ये चीज़ भी और कॉम्प्लिकेटेड बना दी गई, इस चीज़ का भी और पेचीदा हो गया काम, जो पेचीदा बन गई है। और किसके द्वारा? यूक्रेन की रेजिस्टेंस, प्रतिरोध के द्वारा। अब ये कौन सा जो रेजिस्टेंस है? ये वो रेजिस्टेंस है विच गॉट मिलिट्री एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द वेस्ट, जिसको मिलिट्री और फाइनेंशियल हेल्प मिली, पैसे की और फौजों की मदद मिली वेस्ट से, यानी पश्चिमी देशों से। तो पहले यूक्रेन शांत रहा, फिर जब रशिया थक गया तो यूक्रेन कहीं से वेपन्स ले आया वेस्ट से, और फिर इससे सिचुएशन और ज़्यादा रशिया के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो गई। दैट की वॉज मेड पैसिव वॉइस में। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब है पेचीदा, इसको इंट्रिकेटेड बोलते हैं। विच की वर्ब है गॉट, यह है रेजिस्टेंस के लिए, प्रतिरोध के लिए। वेस्ट के आगे द लगेगा। अगर ईस्ट और वेस्ट की बात की जा रही है, पूर्वी और पश्चिमी देशों की बात की जा रही है ना। एज द वॉर ड्रैग्ड ऑन, कोमा द वेस्ट रिजॉल्व टू पुनिश रशिया ओनली हार्डेंड। कह रहे जैसे जैसे वॉर ड्रैग ऑन होती हुई, ड्रैग का मतलब है घसीटना, और ड्रैग ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ को बीरबल की खिचड़ी की तरह घसीटे जाना। कह रहे जैसे ही ये वॉर बीरबल की खिचड़ी की तरह घसीटती गई, जो वेस्ट था, जो पश्चिमी देश थे, उनका जो रिजॉल्व था ना, जो संकल्प था पनिश करने का रशिया को, ये महज हार्डेंड ही हुआ, ये और ज़्यादा हार्ड हो गया, मजबूत हो गया। और कैसे हुआ जी? ये लीडिंग टू क्रिपलिंग सैंक्शंस ऑन द रशियन इकोनॉमी, लीड करते हुए, आगे ले जाते हुए
क्रिपल कर देने वाले, अपाइज कर देने वाले सैंक्शंस यानी प्रतिबंधों की तरफ जो लगे हैं रशिया की इकॉनमी के ऊपर। तो रशिया का नुकसान इस तरह से बढ़ता गया, यहाँ फील्ड में भी हार रहा है और इकोनॉमिक जो फ्रंट है वहाँ पे भी सैंक्शंस लगते जा रहे हैं। वॉर की वो है ड्रैग ऑन। ड्रैग ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ का लंबे आगे घिसटना। इसको ग्राइंड ऑन भी बोलते हैं। ड्रैग ऑन, ग्राइंड ऑन एक दूसरे के सिनोनिम है ना। वेस्ट की वो है हार्डन्ड, लीडिंग टू यहाँ पे PPS है, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। जब इनका स्टांस हार्डन हुआ तब ये लीड भी कर गया। क्रिपलिंग का मतलब है अपाइज करने वाला, डेबिलिटेटिंग भी इसको बोलते हैं। ये वर्ड आप देख चुके हो शुरू में। कह रहे सो मिस्टर पुतिन इज नाउ इन अ स्पॉट। कह रहे इसलिए आज पुतिन साहब जो हैं बड़ी मुश्किल हालात में हैं। इन अ स्पॉट है, इन अ स्पॉट या इन अ टाइट स्पॉट का मतलब है मुश्किल हालात में होना। कह रहे डिस्पाइट द लिमिटेड बैटलफील्ड गेन्स ऑफ हिज ट्रूप्स। कह रहे बावजूद जो लिमिटेड से जंग के मैदान में जो मुनाफा हुआ है, इनको गेन्स हुआ है इनकी ट्रूप्स का, इनकी फौजों का। अब वो बता रहा है आपको स्पॉट क्या है या वो जो गेन्स क्या है, ये कॉलम लगा के। कह रहे मैनेजिंग द सैंक्शन हिट इकॉनमी इटसेल्फ इज ए टॉल टास्क। कह रहे मैनेज करना प्रतिबंधों की चोट खाई हुई, सैंक्शन से हिट खाई हुई एक इकॉनमी को, इसको खुद को ही अपने आप में एक टॉल टास्क है, बड़ा ही मुश्किल सा काम है। अच्छा, दूसरा चैलेंज क्या है इनके सामने? कंटिन्यूइंग द वॉर वुड बी कॉस्टली। आगे बढ़ाना इस वॉर को और महंगा होने वाला है। और तीसरी चीज़ क्या है जी? एंड देयर इज़ नो सर्टेनिटी दैट ही वुड मीट हिज स्ट्रेटेजिक गोल्स थ्रू अ लॉन्ग टर्म वॉर। और इस चीज़ की भी कोई निश्चितता, गारंटी नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है कि इस आदमी को मिल जाएंगे, ये मीट करेगा अपने रणनीतिक लक्ष्यों को, स्ट्रेटेजिक गोल्स को एक लॉन्ग टर्म वॉर के जरिए। तो इस तरीके से पुतिन जो है ना बीच में फंस गए हैं, वॉर जीत नहीं पा रहे, आगे बंद भी नहीं कर सकते और ये भी नहीं पता अगर चलती भी रही तो कैसे इससे मैं जीतूंगा इस वॉर को। और इकॉनमी को अपने आप ही मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम हो रहा है। पुतिन की वॉर इज इन अ स्पॉट, इन अ टाइट स्पॉट, इन अ टाइट कॉर्नर, और एक और लिख देता हूँ इन अ फिक्स। तीनों चारों फ्रेजेस का मतलब होता है मुश्किल हालात में होना, ठीक है। इन अ स्पॉट, इन अ फिक्स, इन अ कॉर्नर, इन अ टाइट सिचुएशन। इकॉनमी की वर्ब इज टॉल टास्क का मतलब होता है मुश्किल काम, अ फॉर्मिडेबल टास्क, अ डिफिकल्ट टास्क। वॉर की वर्ब है वुड बी। सर्टेनिटी की वर्ब है इज। ही की वर्ब है वुड मेट। ही आया पुतिन के लिए। कह रहा एंड फॉर यूक्रेन डिस्पाइट इट्स रेजिस्टेंस कैपेबिलिटीज एंड द सपोर्ट फ्रॉम द वेस्ट, टेकिंग बैक टेरिटरीज यूजिंग फोर्स रिमेन्स इम्प्रैक्टिकल। अब अगर यूक्रेन की बात करते हैं, अगर यूक्रेन की बात करें फॉर यूक्रेन, कह रहे डिस्पाइट यानी कि बावजूद, बावजूद इसकी रेजिस्टेंस के, इसके प्रतिरोध की कैपेबिलिटीज़ के, इसके रशिया का सामना करने की ताकत के, और इसके सपोर्ट के जो आ रहा है वेस्ट से, कह रहे इनके बावजूद टेक बैक करना, फिर से वापस लेना अपनी ज़मीन को, टेरिटरीज़ को, इस्तेमाल करते हुए फोर्स को, इस्तेमाल करते हुए अपनी ताकत को, ये काम आज भी बना हुआ है इम्प्रैक्टिकल, अव्यवहारिक, है ना। तो यूक्रेन भी फंसा ही हुआ है बेचारा, ना ये जीत पा रहा है और हारना चाहता नहीं, और जीतने का इसका कोई सवाल ही नहीं है। टेकिंग बैक की वर्ब रिमेन्स इम्प्रैक्टिकल, मतलब जो प्रैग्मेटिक ना हो। डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, है ना। इम्प्रैक्टिकल, अनप्रैग्मेटिक है ना, अव्यवहारिक, जो सही ना हो, जो प्रैक्टिकली जो सही ना हो। कह रहे टू ब्रेक दिस स्टेलमेट what both sides can do is to agree to a ceasefire and start direct talks seeking a political solution। कह रहा है इसलिए ब्रेक करने के लिए इस गतिरोध को, अब देखो आ गया ना स्टेलमेट, दोनों तरफ के राजा जो हैं चेस के अंदर, अब राजा राजा किंग किंग रह गए हैं, किसी की जीत नहीं जो है दिखाई दे रही। तो कह रहा है इस गतिरोध को रोकने के लिए, तोड़ने के लिए जो चीज़ दोनों साइड्स कर सकती हैं, what both sides can do is वो है कि वो अग्री करें एक सीज फायर को लेकर के। सीज फायर का मतलब होता है युद्ध विराम, है ना। और वो स्टार्ट करें डायरेक्ट टॉक्स को, वो ऐसी टॉक्स हो जो सीख करती हो, जो कोशिश करती हो पाने की एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन को, सियासी जो है समाधान को। आगे बात समझ में, तो अब यही कर सकती हैं दोनों, कुछ और तो इनके पास है नहीं, है ना। बातचीत करें और ख़त्म करें झगड़े को यहीं के यहीं। अब यहाँ पे मैं सब्जेक्ट वर्ब मार्क कर देता हूँ। वट की वर्ब है इस, साइड्स की वर्ब है कैन डू। वट बोथ साइड्स कैन डू, एक्चुअल में जो वट की वर्ब है ना वो कोई है ही नहीं, ये पूरे फ्रेज की वर्ब है इज। वट बोथ साइड्स कैन डू इज, है ना, इसकी वर्ब है इज। और कुछ देखने वाला नहीं है। सीकिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, वो टॉक्स जो सीख करती हूँ, पाने की कोशिश करती हूँ। कह रहे द यूएन एंड टर्की मीडिएटेड टॉक्स दैट सॉ अ ब्रेक थ्रू इन जुलाई इन शिपिंग ग्रेन फ्रॉम यूक्रेन्स पोर्ट वाया द ब्लैक सी आर अ मॉडल वर्थ बीइंग फॉलोड।
कह रहे जो यूएन की और टर्की के मीडिएशन वाली टॉक्स हैं, मीडिएटेड का मतलब है जिनमें दोनों मीडिएटर बने थे, बिचौलिए बने थे। कह रहे इन दोनों के बिचौलिएपन से होने वाली जो बातचीत है, मीडिएटेड जो टॉक्स हैं, जिन्होंने देखा एक बड़ी कामयाबी को, ब्रेक थ्रू को। बड़ी कामयाबी यानी कि ब्रेक थ्रू, बड़ा फेलियर यानी कि सेटबैक, ऊपर करवाया था ना। तो जिन्होंने एक बड़ी कामयाबी को देखा जुलाई के अंदर, और कामयाबी किस में थी? शिप करने में थी, भेजने में थी अनाज को, ग्रेन को यूक्रेन के पोर्ट से, यूक्रेन के बंदरगाहों से। और किसके जरिए भाई? ब्लैक सी के जरिए। कह रहे ये जो टॉक्स है ना, ये एक मॉडल है जो वर्थ है, जो कीमती है, लायक है फॉलो किए जाने के आगे भी। तो जो पहले हुआ था ये मीडिएशन फिर से भी हो सकता है, दोनों के बीच में जंग को बंद करवाया जा सकता है। टॉक्स की वर्ब है टॉक्स की वर्ब है आर। फिर से मार्क नहीं किया, भूल गए सर, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है। टॉक्स की वर्ब क्या है सर? टॉक्स की वर्ब है आर। दैट की वर्ब है दैट आया टॉक्स के लिए, ब्रेक थ्रू आपको बता दिया। नदी नाले समुद्रों के नाम के आगे हमेशा द लगाएं, है ना, कोई भी नदी हो, बस लेक्स के नाम के आगे द नहीं आता। वर्थ और बिजी दो एक ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म या नाउन आएगा, इस रूल को हमेशा याद रखना। वर्थ और बिजी के बाद में या तो जीरंड आएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म, या फिर सीधे सीधे कोई नाउन आ जाएगा। द हाउस इज वर्थ $5 million। इस घर की कीमत है $5 million। वर्थ के बाद में क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है, बिल्कुल सही है। अगला देखो, द हॉलीडे डेस्टिनेशन इज वर्थ टू विजिट। ये हॉलीडे डेस्टिनेशन वर्थ है विजिट किए जाने की, ये लायक है कि इसको विजिट किया जाए। अब ये टू विजिट गलत है, वर्ब नहीं लगा सकते आप वर्थ के बाद में। वर्ब लगेगी तो लगेगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म के अंदर, तो आप लिखेंगे इज वर्थ विजिटिंग, है ना। वैसे आई हैव बीन बिजी टू राइट अ बुक, मैं बिजी रहा हूँ या रहता आया हूँ एक किताब को लिखने में। तो यहाँ पे टू राइट नहीं लिखोगे, आप लिखोगे बिजी राइटिंग अ बुक। आगे बढ़ते हैं। कह रहे रीजनल प्लेयर्स विद कम्युनिकेशन लाइंस ओपन टू मॉस्को एंड कीव शुड पुश देम टू कम टू द टेबल। कह रहे जो रीजनल प्लेयर्स हैं इस एरिया के, कौन से प्लेयर्स? इंडिया और चाइना जैसे। और कैसे हैं वो प्लेयर्स? जिनकी कम्युनिकेशन लाइंस ओपन है, बातचीत के रास्ते खुले हैं दोनों के साथ में, रशिया और यूक्रेन के साथ में। कह रहे ऐसे प्लेयर्स को पुश करना चाहिए इन दोनों को कि वो कम टू द टेबल करें। कम टू द टेबल का मतलब है बातचीत की प्लेटफॉर्म पे आना, दोनों जो मिल करके बातचीत करना शुरू करें। प्लेयर्स की वर्ब है शुड पुश। कह रहे इफ ए वॉर ऑफ एट्रिशन इज अलाउड टू ग्राइंड ऑन इट वुड कंटिन्यू टू हर्ट ऑल स्टेक होल्डर्स। कह रहा है अगर एक वॉर ऑफ एट्रिशन को अलाउ किया जाता है, वॉर ऑफ एट्रिशन का मतलब है थक चूर के ख़त्म होने वाली वॉर। एट्रिशन का मतलब होता है घसाई। अगर ये वॉर ऑफ एट्रिशन बनेगी ना, तो ये वॉर तब खत्म होगी जब दोनों देश घिस जाएंगे। आ रही बात समझ में? कह रहा है ऐसी घिसावट वाली वॉर को अगर अलाउ कर दिया गया कि ये ग्राइंड ऑन हो, ड्रैग ऑन हो, आगे घिसटती जाए, तो कह रहा है इट वुड बी हर्ट, इट वुड कंटिन्यू टू हर्ट। ये वॉर जारी रहेगी, कंटिन्यू रहेगी हर्ट करना ऑल स्टेक होल्डर्स, सभी भागीदारों को, स्टेक होल्डर्स को। और किसके साथ साथ? बिसाइड्स होल्डिंग द ग्लोबल इकोनॉमी हॉस्टेज, साथ ही साथ होल्ड करने के, बनाए रखने के अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को हॉस्टेज यानी कि अपना बंदी। तो दोनों देश जो हैं आपस में लड़ते रहेंगे, वॉर चलती रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होगी, सारे स्टेक होल्डर्स हर्ट होंगे और दुनिया की अर्थव्यवस्था इसी वॉर की हॉस्टेज यानी बंदी बन के रहेगी। इस वॉर के हिसाब से अर्थव्यवस्थाएं चलेंगी। वॉर ऑफ एट्रिशन की वर्ब है इज फॉलोड, पैसिव वॉइस में। ग्राइंड ऑन, ड्रैग ऑन, आगे से आगे घसीटना। इट की वर्ब है वुड कंटिन्यू। हॉस्टेज का मतलब होता है बंदी यानी कि किसी का प्रिजनर। चलो रैप अप करें सेशन को, आ जाओ आर्टिकल पे अपने। आज थोड़ी ग्रामर की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई, शायद वीडियो लंबी हो गई होगी, है ना। मिस कर दिया करो बीच में से, अगर आपको क्लास लंबी लगती है तो सीधे आप ट्रांसलेशन देख लिया करो। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है, 2 जगह आपको मिलेगा, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको छोटा छोटा मतलब हिंट मिल जाए। एक तो यहाँ मिलेगा और दूसरा आपको मिलेगा इन्फिनेटिव के अंदर। तो चेक कर लेना, 2 हिंट्स मैं आपको दे रहा हूँ, दोनों जगह पे सेंटेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है। थर्ड के अंदर आपसे पूछा है वर्थ नाम के एडजेक्टिव के बाद में किस तरह का वर्ड यूज़ करेंगे, किस फॉर्म में। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी वर्थ बीजी के बाद में, देख लेना, अभी करवाया आपको। चौथे में आपसे पूछा है इन चारों में से कौन सा वर्ड यहाँ पे फिट बैठेगा, रिटोरिक बैठेगा, ब्रेक थ्रू बैठेगा, स्टैगर बैठेगा या स्टेलमेंट बैठेगा। चारों वर्ड्स के मीनिंग आप आर्टिकल में देख चुके हैं। 5 में आपसे पूछा है कि रील फ्रॉम, रीलिंग फ्रॉम, रील्ड अंडर या रीलिंग बाय, सही वर्ब कौन सी आएगी। इस को देख लेना और इसके हिसाब से ही वर्ब को लगाना, ठीक है। कौन सा टेंस लगेगा और कैसे ये फ्रेजल वर्ब यूज़ होती है, तो ये भी ऑलरेडी आपको करवा चुके हैं। तो ये 5 हो गए।
6 में आपसे पूछा है बड़ी कामयाबी के लिए वन वर्ड क्या है, क्या वो सेटबैक है, क्या वो ब्रेक थ्रू है, क्या वो इन दोनों में से एक बाल्टरडेश या अंडरमाइन में से। यही रैपअप करेंगे सेशन को। 6 में से कितने मार्क्स मिले ज़रूर बताना। फर्स्ट कमेंट में हिंट्स के साथ में सभी आंसर्स को रखा गया है, जाके चेक करो। लिखने की कोशिश करना आपकी क्या राय है इस पूरे मामले के बारे में, 3 से 4 सेंटेंसेस में इंग्लिश के अंदर, इससे आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होती हैं। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, तैयारी कर सकते हो आप एसएससी की, बैंकिंग की, राइटिंग स्किल्स की मेरे साथ। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, लास्ट 15 दिन के अंदर कोर्स बाय नहीं करना है। कम से कम आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना देना है, ताकि ठीक से आप प्रिपेयर कर सकें। टाइम रहते ही कोर्स लिया करो और फिर प्रिपेयर किया करो। कोई भी क्वेरी हो टीम से बात करो, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करो, टीम आपको कोर्स से रिलेटेड क्वेरीज को दूर कर देगी। अंटिल देन, साइनिंग आउट।